हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात करेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या काम करता है और किस तरीके से करता है, तो इन सब को लेकर जो है आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लास्ट जो चैप्टर में हम बात कर रहे थे वो थी हमारी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी कैसे हमारी बॉडी को नियंत्रित किया जाता है और संयोजन में रखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे करता है हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, और कैसी क्या चीज़ें जो है कंट्रोल की जाती हैं। तो उसमें हमने दो पार्ट पढ़ा था, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके बाद हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। उसमें केंद्रीय हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके अंदर हमने ब्रेन और स्पाइन को लेकर बात करा। फिर पराधीय वाले सिस्टम से यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने अपने दूसरे हिस्से को लेकर बात करा, तो जिसमें हमारा ब्रेन और उससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपसे जो है जानकारी साझा करी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इसमें चीज़ें होती है, तो इसमें ज़्यादातर हम जो बात करेंगे वो ग्लैंड्स की करेंगे, यानी ग्रंथियों की बात करेंगे। और हार्मोन्स को लेकर बात करेंगे, कौन सा ग्लैंड किस तरीके का हार्मोन्स निकालता है और वो हमारी बॉडी में किस तरीके से एक्ट करता है। इन सब को लेकर आज आपके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम परिचय कराएं आपका एंडोक्राइन सिस्टम से, अगर इंट्रोडक्शन कराएं, तो क्या होता है पहले अभी हमें वो समझना है एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम विद नर्वस सिस्टम रेगुलेट द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। जो एंडोक्राइन सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है, यानी जो पहले आपने सिस्टम पढ़ा था नर्वस सिस्टम, वो और दोनों मिलकर हमारी बॉडी का क्या कंट्रोल करते हैं, फिजियोलॉजी को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्रंथियां नली का रहित यानी डक्टलेस होती है, नली का रहित ग्रंथि होती है। उनका जो होता है देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। तो वो जो रसाव जो होता है उनका, वो किस चीज़ का रिसाव करती है, किस चीज़ को सिक्रेट करती है, हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है। राइट। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो किसको सिक्रेट कर रही है, वो हॉर्मोन्स को सिक्रेट कर रही है। राइट। चलिए, hormones are the chemical released directly into the body and transport to target organs। तो अब हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन वे रासायनिक होते हैं, यानी हार्मोन क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो सीधे रक्त से जुड़ते जाते हैं और लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं। यानी बॉडीज में अगर कुछ केमिकल हुआ, कुछ केमिकल निकला या जो हार्मोन्स निकले, तो वो हमारी बॉडी में ब्लड में आएंगे और जिस ऑर्गन के लिए वो हार्मोन जाना होता है वहां पर वो चले जाएंगे। The endocrine gland located in different part of the body together form endocrine system। तो जो एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थित होती हैं, जो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। ठीक। चलिए, अब आता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब देखो, अब हमने बात करी थी हाइपोथैलेमस की, अगर याद हो तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में क्या काम कर रहा था, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, भूख को करने का। तो आपको पता है ये सब हमने पढ़ा था। हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ फोरबेन। तो जो फोरबेन के आधार पर क्या सिचुएटेड होता है हमारा हाइपोथैलेमस, तो मस्तिष्क के आधार पर, जो मस्तिष्क के जो आगे का हिस्से के आधार पर हमारा हाइपोथैलेमस स्थित होता है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रेटरी कोशिकाओं के द्वारा रिसवित हार्मोन, जो हार्मोन निकाला जाता है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि के रिसाव को नियंत्रित करता है। तो वो क्या करता है, वो कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को। देर आर टू टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से दो टाइप के जो है हार्मोन निकलते हैं। अब वह दो प्रकार के हार्मोन कौन से हैं उनको लेकर अब हम चर्चा करते हैं। पहला आता है रिलीजिंग हार्मोन, तो जो स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो हार्मोन छोड़ना पिट्यूटरी हार्मोन के रिसाव को उत्तेजित करता है। फिर आता है गोनाडो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी जीएनआरएच, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सिंथेसाइज एंड रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन्स। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिन्स को संश्लेषण और छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। अगला आता है हमारा इनहिबिटेटिंग हार्मोन। इनहिबिटेटिंग यानी निरोधक हार्मोन क्या होता है, दे इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी
हार्मोन। तो ये क्या करेंगे, वो पिट्यूटरी हार्मोन के रिसाव को रोकते हैं, तो यानी वो पिट्यूटरी हार्मोन के रिसाव को रोकेंगे। और जो तो हमारा गोनाड्राइप्रोटीन ड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था, यानी गोन्ड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सिंथेसाइज रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन्स। तो वो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स का संश्लेषण करेगा और छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। फिर उसमें सोमाटोस्टेनिन क्या होता है, हमारा सोमाटोस्टाटिन जो होता है वो सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इनहिबिट्स द रिलीज एंड ग्रोथ ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस में से रिश्ते विद सोमाटोस्टाटिनिन पिट्यूटरी के वृद्धि हार्मोन के रिसाव को रोकता है। तो रिलीज हार्मोन हो गया और दूसरा हो गया हमारा इनहैबिटेटिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीज हार्मोन क्या करेगा, वो पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करेगा, रिसाव को उत्तेजित करेगा, उसको बढ़ाएगा। अब आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है उसको अब समझते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सीला टूर्सिका। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित है, पिट्यूटरी ग्रंथि एक हड्डी गुहा में स्थित होती है जिसे सेला टूर्सिका कहते हैं। इट इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टक। तो यह हाइपोथैलेमस से एक डंडी द्वारा जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू। तो ये क्या होता है, ये शारीरिक रूप से दो भागों में, यानी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो शारीरिक रूप से ये दो भागों में जो है विभाजित किया जाता है। एनाटॉमी मतलब होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिक, है ना। तो शारीरिक तौर पर ये दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से वो दो भाग हैं, कौन से वो दो पार्ट हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस। तो अपना हमारा है एडिनो हाइपोफेसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफेसिस। तो पहला है हमारा एडिनो हाइपोफेसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफेसिस। एडिनो हाइपोफेसिस क्या है, एडिनो हाइपोफेसिस इज कंसिस्ट ऑफ पार्स डिस्टिला एंड पार्स इंटरमीडिया। तो एडिनो हाइपोफेसिस पार्स डिस्टिला और पार्स इंटरमीडिया से मिलता है। बोथ ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट मर्ज विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ लगभग विलय हो जाता है। पार्स डिस्टिलिया इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो पार्स डिस्टिलिया है वो अग्र पिट्यूटरी भी कहलाया जाता है। इट प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। तो ये हमारे कौन से हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, ग्रोथ हार्मोन। तो बॉडी के जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा निकाले जाते हैं। तो याद रखना, पिट्यूटरी हार्मोन से कौन से हार्मोन निकलते हैं, बॉडी के जो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नाउ यह शरीर की वृद्धि को, अब ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट्स, यानी जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेट abnormal ग्रोथ ऑफ द बॉडी कॉल्ड gigantism। तो यानी अधिक रिसावन शरीर के असामान्य वृद्धि को उत्तेजित करता है, जिसे विशालकायता कहा जाता है। तो यानी बॉडी में जो है विशालकायता को भी जो है पनपाता है, यानी उसको भी जो है ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा देखा जाता है। लो सिक्रेशन कॉज स्टंट ग्रोथ ऑफ डॉर्फिज्म। तो अगर किसी में कम रिसावन वृद्धि को बाधित करता है तो उसे बौनापन कारण कहा जाता है, उसे डॉर्फाजिज्म। अगर ज्यादा हो गया तो गाइगेंटिज्म यानी विशालकायता। इफ इट इज एक्सक्रीटेड इन एक्सेस इन मिडिल एज कॉजेज एक्रोमिगेली। अगर यह है मध्य आयु में अधिक मात्रा में रिसावित होता है तो इसके परिणाम स्वरूप एक्रोमिगली होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मध्य आयु में यानी मिडिल एज में ज्यादा निकल जाएगा तो एक्रोमिगली इससे निकलने लगती है। प्रोलैक्टिन यानी पीआरएल, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड। तो देखो, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन और लैक्टोज, जहां भी ये दिख जाए वर्ड लैक्ट, ये मिल्क से यानी दूध से रिलेटेड होता है। तो यह स्तन ग्रंथि में दूध के विकास और निर्माण को नियंत्रित करता है। तो देखा होगा माताएं जब अपने शिशु को जो है स्तनपान कराते हैं, यानी उनका पोषण के दौरान जब शिशु छोटा होता है तो उसमें जो मिल्क है उसको कौन जो है विकास और कौन उसको जो है कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन। कौन सा ग्लैंड करेगा, प्रोलैक्टिन ग्लैंड। ठीक है, चलिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड उत्तेजन हार्मोन क्या करेगा, यह थायराइड ग्रंथि के रिसाव और संश्लेषण को उत्तेजित करता है। एडिरिनो
एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक जो हमारा हार्मोन होता है। देखो पहला आ गया हमारा ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हो गया प्रोलैक्टिन, अब तीसरा क्या होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह थायराइड ग्रंथि जो होती है, हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं, ग्रंथि के रिसाव और संश्लेषण को उत्तेजित करता है, यानी इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसीलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड आता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन भी आ गया, प्रोलैक्टिन भी आ गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड भी आ गया, राइट, थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड भी आ गया। एक चलिए, तो इसमें थायराइड हमारा स्टिमुलेटिंग ग्लैंड भी आ गया, प्रोलैक्टिन भी हो गया। अब आता है हमारा एंड्रीनो एंड्रोनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एंड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH। यह क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लू ग्लूकोकोर्टिकोइड्स फ्रॉम एडर्नल कॉर्टेक्स। यह स्टेरॉयड हार्मोन, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, उनके रहस्य उसके क्या करेगा, और संश्लेषण को उत्तेजित करता है, रिसाव और संश्लेषण को उत्तेजित करता है, रिसाव लिखिएगा, रिसाव और संश्लेषण को उत्तेजित करता है, जिससे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहा जाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहा जाता है, और यह एडिनल कोर्टिकस में होता है, कोर्टिकस से होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हो गया हम अब, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर और कौन सा होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, एंड फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं। These hormones stimulate gonads, so they are called gonadotrophic hormone। अब ये जो हार्मोन है, ल्यूनाइटोजिक लाइटोजिंग हार्मोन और फ्यूलेटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनमें यह हार्मो गोनाइडस जो होता है, गोनाइडस को उत्तेजित करता है, और इन्हें गोनाडोट्रोफिक हार्मोन कहा जाता है। अब ये होता क्या है, इन मेल LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो जो एंड्रोजन्स होते हैं मेल्स के अंदर, जो एंड्रोजन्स होते हैं, तो जो LH है, पुरुष में LH एंड्रोजन्स कहे जाने वाले हार्मोन के संश्लेषण और रिसाव को उत्तेजित करता है। तो LH क्या करेगा, मेल के अंदर एंड्रोजन्स के सिंथेसिस यानी इनके संश्लेषण और रिसाव को उत्तेजित करेगा। बोथ FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, ठीक है। तो FSH जो है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एंड्रोजन्स, ये दोनों पुरुषों में जो हमारे शुक्राणुत्व यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, शुक्राणु को नियंत्रित करते हैं। इन फीमेल LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स, यानी यह अब महिलाओं में किस तरीके से होगा, महिलाओं में LH परिपक्व फॉलिकल्स के लिए क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। इट मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटेनम फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये फॉलिकल्स में अवशेषणों से बनी कॉर्पस ल्यूटेम को बनाए रखता है, और FSH स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स इन मेल। तो FSH महिलाओं में ओवरियन और फॉलिकल्स विकास के लिए विकास उत्तेजित करता है। तो मेनली LH का काम करिएगा, मेल्स के अंदर LH क्या करता है, एंड्रोजन्स या हार्मोन्स को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा और उसको सिंथेसिस करेगा। फिर एंड्रोजन और FSH मिलके क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, राइट। फिर उसके बाद फीमेल के अंदर LH क्या करेगा, ओव्यूलेशन और मेच्योर जो है इंड्यूस करेगा ओव्यूलेशन को ऑफ मेच्योर फॉलिकल्स, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद एक और देखिए, इसमें पर्स इंटरमीडिया सिक्रेट ओनली हार्मोन कॉल्ड मेलोनाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पर्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन को ही उत्तेजित करता है, जिसे मेलोनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। तो मेलोनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो होता है, अब मेलोनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन अ मेलानिन कंटेनिंग सेल्स, रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो हमारे स्किन का जो कलर होता है ना, पिगमेंटेशन का मतलब जो कलर होता है, हमारे जो स्किन का जो कलर होता है वो
मेलेनसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, जो हमारा मेलेनिन युक्त कोशिका है, यानी ऐसे सेल जिसके अंदर मेलेनिन होता है उसको लेकर कार्य करता है, जिससे हमारे त्वचा का वर्ण को नियंत्रित करता है। तो उससे हमारी त्वचा का क्या आता है, पिगमेंटेशन, कलर, जैसे किसी का जो है कॉम्प्लेक्शन का अलग अलग कलर होता है, उस तरीके से। Neurophyphosis is known as the pars nervosa forming posterior part of pituitary. It releases two hormone. जो हमारा न्यूरो हाइपोफोसिस, अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, अब देखो पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एंडिनोफाइफोसिस में, एंडिनो हाइपोफोसिस में, और दूसरा न्यूरो हाइपोफोसिस में, हाइपोफिसिस में। एंडिनो हाइपोफिसिस के बारे में हमने ये 5 ग्लैंड पढ़ लिए। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस में क्या होता है। न्यूरो हाइपोफिसिस इज ऑल्सो नोन एज पर्स नर्वोसा फॉर्मिंग पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। इट इज रिलीज टू हार्मोन। तो न्यूरोफाइफोसिस को पिट्यूटरी के पश्चिम भाग बनाने वाले पर्स नर्वोसा भी कहा जाता है, और यह 2 हार्मोन को छोड़ता है। वह कौन से हैं 2 हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, तो आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीटोसिन के बारे में सुना ही होगा। इट एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे शरीर की जो स्मूथ मांसपेशियां हैं, जो नरम मांसपेशियों पर काम कार्य करता है, और उनके संकोचन यानी कंट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, उनके संकोचन को उत्तेजित करता है। इन फीमेल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो महिलाओं में बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय का संकोचन ऑक्सीटोसिन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। इट ऑल्सो रेगुलेट इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि स्तन ग्रंथियों से दूध का निकासन को भी नियंत्रित किया करता है। कौन करता है? ये हमारा ऑक्सीटोसिन। फिर उसके बाद होता है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन क्या होता है? वासोप्रेसिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट द रीसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन। अगर याद हो तो हमने जो है किडनी में पढ़ा था कि जो किडनी है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और उस तरीके से 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए थे। तो जब वाटर हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में आता है, तो उसमें रीअब्सॉर्ब करेगा किसको? वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो किस हार्मोन के द्वारा? वेस्प्रोसिन के द्वारा, वैसोप्रेसिन के द्वारा। तो वासोप्रेसिन यह नेफ्रॉन दूरस्थ जठरीय नलिकाओं द्वारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के पुनः सूखने को उत्तेजित करता है। इट रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। तो बिल्कुल वैसोप्रेसिन के द्वारा, मैंने आपको बताया था 70 to 80% वाटर को दोबारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है जो हमारा जो पानी है उसको मिनिमम जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो वो रिड्यूस करता है, यह पेशाब के माध्यम से पानी की हानि को कम करता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो इसको दोबारा क्या नाम बोला गया? इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। The reduced ability of the kidney to conserve the water is called diabetes insipidus। तो किडनी की पानी को संरक्षित करने की कमी को डायबिटीज इंस्पीडस कहा जाता है। इंस्पीडस कहा जाता है डायबिटीज इंस्पीडस। क्या होता है कि जब हमारी जो किडनी जो है पानी को जो संरक्षित करती है, कंजर्व करती है, उसमें जब कमी आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर कॉज डिहाइड्रेशन। तो पानी की हानि से क्या होता है? निर्जलीयकरण होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। आगे, पीनियल ग्लैंड इज स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? जो पीनियल ग्रंथि एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है, जो अगाशय है ना, अगाशय के पिछले भाग पर स्थित होती है, यानी फोर ब्रेन के पिछले भाग पर स्थित होती है। इट सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। तो यह एक हार्मोन को रिसावित करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या करेगा? द रिथमिक साइकिल ऑफ बॉडी इज रेगुलेटेड बाय मेलाटोनिन। तो यह एक हार्मोन को रिसावित करती है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, और शरीर के नियमित चक्र को मेलाटोनिन द्वारा नियंत्रित करा जाता है। तो मेलाटोनिन हमारी बॉडी के स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो वो मेलाटोनिन युक्त जो कैंडीज खाते हैं, मेलाटोनिन युक्त
जो है मेडिसिन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनसे उनकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन आता है, यानी मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है और उनको नींद आती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्लीप एंड वेकअप साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इससे क्या क्या होगा? उदाहरण के लिए सामान्य नींद और जागने का चक्र, शरीर का तापमान, मासिक धर्म चक्र जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, नॉर्मल स्लीप साइकिल जो होती है, वेकअप साइकिल जो होती है, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेलाटोनिन द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। मेलाटोनिन also help in regulating metabolism, pigmentation and defense capability। और क्या क्या करेगा ये? मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म, वर्ण कर्मण और रक्षा क्षमता को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का क्या होता है? रक्षा तंत्र ही तो होता है, डिफेंस जो है सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसको कौन रेगुलेट करने में, उसको कौन नियंत्रित करने में मदद करता है? मेलाटोनिन। द प्रीकर्सर टू मेलाटोनिन इज सेरोटोनिन, इट इज ऑल्सो नोन टू बी कॉपिंग विद स्ट्रेस। तो मेलाटोनिन का पूर्वज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर जो है उसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। क्या होता है? यह तनाव से निपटने के लिए जाना जाता है। तो सेरोटोनिन क्या करता है? ये कोप करता है स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस जो होता है, एंजाइटी जो होती है, वो हमारी सेरोटोनिन उससे लड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में अगर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। तो हमारी बॉडी के ट्रैकिया जो होता है, जो ट्रैकिया, ये आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो थायराइड ग्रंथि के दो लबों के समन्वय में होती है, यानी उसके दो लोब्स होते हैं, सामान्य में होती है, जो ट्रैकिया के दोनों ओर स्थिर होते हैं। बोथ lobes are connected with isthmus made up of connective tissue। दोनों लब एक isthmus से जुड़े होते हैं जो संयोजन उत्तवक से बना होता है। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोर्मल टिश्यूज। थायराइड ग्रंथि फॉलिकल्स और स्ट्रोमल उत्तवकों से बनी होती है। ईच फॉलिकल ऑफ थायराइड इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल इनक्लोजिंग अ कैविटी। तो जो प्रत्येक थाइलोराइड का प्रत्येक फॉलिकल एक गुहा को घेरने वाले फॉलिकुलर कोशिकाओं से बना होता है। दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइजेस टू हार्मोन्स। और ये फॉलिकुलर कोशिकाएं दो हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। पहला हार्मोन थायरोक्सिन और दूसरा होता है हमारा ट्राई ट्रायोडो ट्रायोडोथायरोनिन। तो पहला हार्मोन होगा थायरोक्सिन जिसको हम बोलते हैं T4, और दूसरा होगा ट्रायोडोथायरोनिन जिसे बोलते हैं T3। आयोडीन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर दी सिंथेसाइज ऑफ हार्मोन। तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन क्या करता है? ये दोनों जो हार्मोन है, थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन, इनको संश्लेषण करने में सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो होता है हमारा आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉल्ड गोइटर। तो अगर आयोडीन में कमी हो जाए, आपको खाने में आयोडीन की मात्रा में कमी हो जाए, तो ये जो आपको मैंने बताया था, थायराइड ग्रंथि का विस्तार होने लगता है, तो जिसे हम गाइटर कहते हैं, गोइटर नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है। Now, less secretion of thyroxine and then normal level is known as hypothyroidism। तो यानी थायरोक्सिन को सामान्य स्तर से कम अगर श्रवण हो तो इसको हम हाइपो हाई क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अगर गर्भावस्था के दौरान अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो भ्रूण के विकास में दोष पैदा होता है। यानी क्या हो सकता है? इसमें जो बच्चा जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो भ्रूण, देखो क्या होता है, माता के पेट में जो है बच्चा जो है जब पनपता है फीटस से, फिर उसके बाद जाइगोट ये सब बनता है, पूरा चक्र जो चलता है, अगर किसी भी जो किसी भी मतलब मान लीजिए पोषक तत्व की अगर कमी आ जाती है,
तो उससे जो बच्चा जो है माता के पेट में, उससे क्या हो जाएगा कि उसको कमी हो सकती है किसी भी तरीके की। तो और उससे क्या हो सकता है, कोई भी बीमारी माता को पनप सकती है, जिससे जो माता के पेट में गर्भ में जो बच्चा है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के से क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट, यानी दोष पैदा हो जाता है भ्रूण में। और उससे क्या होता है, इट कॉज स्टंट ग्रोथ, है ना, अवरोध कर देता है, यानी स्टंट ग्रोथ, यानी ग्रोथ में, विकास में जो है रोक देगा। मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, यानी मेंटली फिट नहीं होगा बच्चा, वो थोड़ा मानसिक तौर पे कमजोर होगा। लो इंटेलिजेंस, सामान्य जो कम बुद्धिमत्ता आएगी। अब नॉर्मल स्किन, असामान्य त्वचा होगी आदि हो सकता है। If the secretion is more than normal, it is called hyperthyroidism. यदि जो रिसावण है सामान्य से अधिक होता है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म का हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। दिस कंडीशन अफेक्ट्स द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, और ये जो हमारा शरीर है, जो हमारे स्थित शरीर है, उसकी फिजियोलॉजी को प्रभाव करता है। हमारे शरीर को जो है इससे प्रभाव पड़ता है। एक्सपो एक्सोपाइथैलेमिक गोइटर, जो हमारा सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सोपाइथैलेमिक गोइटर इज आल्सो कॉज्ड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म, विच इज आल्सो नोन एज ग्रेव्स डिजीज। जो एक्सोथाइलेमिक जो गोइटर होता है, एक्सोथाइलेमिक गोइटर नाम की जो बीमारी होती है, वो हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी उसके ज़्यादा थायरोक्सिन के ज़्यादा सिक्रेशन के कारण होता है, जिसे ग्रस्व रोग भी कहा जाता है, ग्रेव्स रोग। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रूडेड आई बॉल्स, तो ये निकले हुए आंखों के गेंद, यानी आंखें की गेंद बाहर आना। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, बढ़ी हुई उपाचय दर। वेट लॉस, वजन में कमी। एंड इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, और विस्तृत थायराइड ग्लैंड की से ग्रंथि की जाती है, यानी विस्तृत हो जाती है, थायराइड ग्रंथि से की जाती है इसका पहचान। थायराइड हार्मोन हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक रेट, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, ये उपाचय दर यानी मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। लाल जो रक्त कोशिकाएं हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके निर्माण को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपाचय में सहायता करते हैं। थायरो कैलिसोटेनिन जो हमारा होता है, थायरोक्लिसिटिनिन जो होता है, वो हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड विच रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जो थायरो कैलिसोटोनिन जो हार्मोन है, वह हमारा थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो है रिसर्वित होता है, यानी थायराइड ग्रंथि क्या कौन सा हार्मोन निकालती है, थायरोकैलिसिटिन। और इससे क्या होता है कि हमारे रक्त के जो कैल्शियम के स्तर है उसको नियंत्रित करा जाता है। तो खून के अंदर जो कैल्शियम को नियंत्रित करता है वो करता है हमारा थायरोकैलिसिटिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग बिहाइंड स्ट्रनम। तो थाइमस ग्रंथि छाती की गुफा में स्थित होती है, फेफड़ों के बीच स्ट्रनम के पीछे। इट सिक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। थाइमोसिन्स, यानी इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन्स हार्मोन निकलता है। यह एक हार्मोन को जो है रिसाव करती है, जो थाइमोसिन कहा जाता है। और ये क्या करता है थाइमोसिन, इट प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइटिस। तो हमारा जो थाइरोसिन है, ये टी लिम्फोसाइटिस के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। इट प्रोवाइड द सेल मीडिएट इम्यूनिटी, तो ये सेल को क्या करता है, सेल नियंत्रित प्रतिरक्षा को प्रदान करता है, इम्यूनिटी देता है। इट प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज के उत्पादन को बढ़ावा देती है। थाइमस ग्लैंड इज डीजनरेटेड विद एज, तो जो आपका थाइमस ग्लैंड है, ग्रंथि उम्र के साथ अब घटित हो जाती है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उस तरीके से जो थाइमस ग्लैंड है वो कम होता जाएगा। सो द इम्यून सिस्टम ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, उसका जो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। तो देखा होगा जब वैक्सीनेशन हुआ था, कोविड से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो बोला गया था सबसे पहले कि सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं
उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो थाइमस जो होता है, थाइमस जो ग्लैंड होता है, वो जो बढ़ती उम्र के साथ अपघटित होता है, यानी वो कम होना जो है बंद हो जाता है, यानी वो कम होने लगता है। तो जिसकी वजह से उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह कमजोर हो जाती है और अच्छे से कार्यरत नहीं कर पाती। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। अ पेयर ऑफ ट्रायंगुलर शेप एड्रेनल ग्लैंड इज फाउंड इन द बॉडी सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। शरीर में एक युग्म त्रिकोणाकार अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है जो प्रत्येक किडनी के अग्रभाग पर स्थित होती है। ठीक है, अब ये एड्रेनल ग्लैंड कहाँ क्या कार्य करेगा ये भी हम देखेंगे। आउटर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रेनल कोर्टेक्स व्हाइल इनर वन इज कॉल्ड एड्रेनल मेडुला। तो अधिवृक्क ग्रंथि की बाहरी हिस्सा अधिवृक्क कोर्टस कहलाता है, जबकि अंदरी वाला हिस्सा अधिवृक्क मेडुला कहलाता है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कोर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकोइड्स। दीज हार्मोन्स आर, तो अधिवृक्क कोर्टेक्स द्वारा रिसावित होने वाले हार्मोन को कार्टिकोइड्स कहा जाता है। राइट, और यह हार्मोन क्या कार्य करेंगे? ग्लू अब कौन से होते हैं कार्टिकोइड्स? अब होता है हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करेगा? कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कोर्टिसोल जो होता है उसको हम मुख्य ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं, जो हमारा इन्वॉल्व होगा। अब ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या काम करेंगे? यह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं। It also stimulate glucogenesis, lipolysis and proteolysis। और यह ग्लूकोजोनेसिस, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलाइसिस को उत्तेजित करते हैं। इट इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। और ये क्या करेंगे? यह अमीनो एसिड के सेलुलर उपयोग और उपयोग को रोकता है। Cortisols produce inflammatory reactions and suppresses immune responses. It does also stimulate RBC production। तो इम्यून प्रतिक्रियाओं को दबाता है। तो कोर्टिकोल सूजनवादी प्रतिक्रियाओं को, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को उत्पन्न करता है और इम्यून प्रतिक्रियाओं को दबाता है और आरबीसी के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है। अब आता है अब होता है हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड्स। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स क्या होता है? इट रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। Aldosterone is the main mineralocorticoid in the body. It acts mainly on the renal tubes and stimulate renal tube कहाँ मिलेंगी? किडनी में, and reabsorption of Na positive and water। तो शरीर में मुख्य मिनरल कोर्टिकोइड्स एल्डोस्ट्रोन है, जो यह मुख्य रूप से वर्कक नलिकाओं पर कार्य करता है और Na पॉजिटिव और पानी के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स reduce the carbohydrate metabolism causing acute weakness। अगर कॉर्डिनल कॉर्टिकोस द्वारा रिसावित हार्मोन के उत्पादन में कमी हो जाती है, यानी जो हार्मोन्स को एड्रेनल कोर्टेक्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कमी आ जाएगी, तो कार्बोहाइड्रेट की उपाचय प्रक्रिया कम हो जाएगी। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी उपाचय क्रिया मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जिससे तीव्र कमजोरी होती है। दिस डिसीज कॉल्ड एडिसन्स डिसीज। और यह क्या होती है? इस डिसीज को हम एडिसन डिसीज कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया एडिसन डिसीज, तो इसको जो है आप याद रखना कि एडिसन डिसीज क्या होती है। ठीक है, अगला द एड्रेनल मेडुला सिक्रीट्स टू हार्मोन। तो हमारा एड्रेनल मेडुला होता है वो टू हार्मोन जो है सिक्रीट करता है। कौन से? एपिनेफ्रिन, इट इज आल्सो नोन एज एड्रेनल। तो फ्रीन को हम क्या बोलते हैं? इसे एड्रेनल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरोपेनिफ्रिन क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज नोरा एड्रेनल। तो इसको हम नोरा एड्रेनल भी कहते हैं। एड्रेनल और नोरा एड्रेनल आर सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जब भी कभी इमरजेंसी होती है तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में अचानक से एक पावर आ जाती है। तो वो पावर क्या होती है? वो इमरजेंसी सिचुएशन पे स्ट्रेस में एड्रेनल रिलीज होता है आपकी बॉडी में। एड्रेनल और नोरा एड्रेनल जब रिलीज होता है तो ये प्रतिक्रियाओं के आपातकालीन स्थिति के दौरान रिसावित होते हैं।
है ना, ये बॉडी खुद कर देती है। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ फाइट और फाइट ऑफ इमरजेंसी हार्मोन। इसीलिए इसको बोला जाता है यह लड़ाई या भाग या आपातकालीन हार्मोन के यानी जो है रूप में भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये निकलता ही तब है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या आप डेंजर में हो। जैसे मान लो आप चल रहे हो और आपके पीछे कोई कुत्ता भागने लगा, तो आप कभी इतना तेज भागेंगे नहीं जितना तेज आप भागने लगेंगे तब, डर से, तो क्योंकि उसकी वजह से आपके अंदर एड्रेनल रिलीज हो जाता है। द हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस, स्वेटिंग और पिलनरी डायलेशन। और इससे क्या होगा, हार्मोन चेतना, पसीना और पुतली विस्तार में वृद्धि करता है। बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब दोनों हार्मोन से क्या होगा, हृदय की धड़कन बढ़ा देगा एड्रेनल से, और श्वसन दर में वृद्धि तेज हो जाएगी। They also stimulate the breakdown of glycogen resulting in increased concentration of glucose in blood। तो मैंने कहा ना आपको, ये उस सिचुएशन पे रिलीज होगा जब आपको इमेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये ग्लाइकोजन को विघटन को उत्तेजित करेगा, जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके रक्त में ग्लूकोज आ जाएगा, और ग्लूकोज से रेस्पिरेशन के दौरान आपकी बॉडी में क्या बनने लगेगी, आपको एनर्जी मिलने लगेगी। तो एड्रेनल और नोरा एड्रेनल, इनको हम फाइट हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये तभी रिलीज होते हैं जब आपको किसी पैनिक में हो या किसी ऐसे सिचुएशन में हो। अब आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लैंड, एक्ट एज अ बोथ एक्सक्रीन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अग्राशय एक जटिल ग्रंथि है जो बाह्यश्रीवी और अतः रिसावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। द एंडोक्राइन पैनक्रियाज इज कंसिस्ट ऑफ islets of Langerhans। There are two types of cells found islets of Langerhans। तो अंत रिसावी अग्रशय में लैंगरहंस के द्वीपों से मिलता है, यानी आइसलेट से मिलता है। लैंगरहन आइसलेट दो प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल क्या है, अल्फा सेल सिक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागोन। जो अल्फा सेल के हार्मोन है, हार्मोन को गुप्त करती है, जो ग्लूकागेन जो है, या रिसर्वित करती है, जो ग्लूकागेन कहते हैं। इट मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी। तो ये हमारे रक्त में ग्लूकोज के सामान्य स्तर को बनाए रखता है। ग्लूकागोन ग्लूकागेन स्टिमुलेट ग्लूकोजाइनोलिसिस इन लीवर सेल्स, इंक्रीजिंग ब्लड शुगर कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब ग्लूकागोन लीवर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजिलिसिस को उत्तेजित करता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस को उत्तेजित करता है, जो रक्त में शर्करा यानी शुगर को बढ़ाता है, और जिससे हमारे हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। इट लीड टू डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मिलिलिटस एंड इट इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ जो ग्लूकोज थ्रू यूरिन। और इससे क्या होगा, यह एक विकार उत्पन्न होता है ना, इससे एक प्रॉब्लम जो है उत्पन्न होती है जिसको हम मधुमेह मेलिटस कहते हैं, और यह मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज के नुकसान से जुड़ा होता है, यानी ग्लूकोज जो है लॉस होता है। बीटा सेल, बीटा सेल क्या होता है, द बीटा सेल प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन। तो बीटा सेल हमारे इंसुलिन हार्मोन को उत्पन्न करती है, और यह सबसे ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करने में मदद करती है। द डिक्रीज लेवल ऑफ शुगर इन बॉडी इज कॉल्ड हाइपोग्लोसीमिया। तो अगर हमारे हमारे रक्त में चीनी के स्तर यानी शुगर के स्तर में कमी आती है, ग्लूकोज की जो है कमी आती है, तो इसको हाइपोग्लूसीमिया कहा जाता है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन नोन एज ग्लूकोजाइनेसिस इन लीवर सेल। तो इंसुलिन लीवर की कोशिकाओं में ग्लूकोज और ग्लूकोजन परिवर्तन उत्तेजित करता है। तो देखा होगा जिनको डायबिटीज हो जाती है और जिनको ज़्यादा डायबिटीज हो जाती है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इसीलिए ही लगाए जाते हैं ताकि उनके बॉडी में जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदले। द ग्लूकोज लेवल इन बॉडी इज मेंटेन बाय बोथ इंसुलिन एंड ग्लाइकोगन्स। तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है, उसको ग्लूकोज का स्तर है, उसको कौन बनाए रखता है, इंसुलिन और ग्लूकोगोन। नाउ टेस्टिस, अब ये जो टेस्टिस होता है ये मेल के पास होता है, ठीक है। A pair of testes in present in scrotal sac situated outside the body of male। तो आपने देखा होगा जो आपके बॉडी का जो लिंग होता है, उसके नीचे एक मेल की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे जो जो पाउच होता है, जो पैकेट होता है, जिसके अंदर जो है टेस्टिस होते हैं, उस पाउच को जो है उसका नाम दिया जाता है स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक,
है ना, और उसके अंदर हमारे जो है पेयर ऑफ टेस्टिस यानी दो टेस्टिस होते हैं। इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यह प्राथमिक यौन अंग होता है और साथ ही एक अंतरिसावी ग्रंथि भी होता है। तो ये ग्लैंड भी है और एक सेक्स ऑर्गन भी है। टेस्टिस इज मेड अप ऑफ सेमिनिफ्यूरियस ट्यूबल्स कॉल्ड लेडिग सेल, और जो ये वृषण सेमिनिफ्लोरस नलिकाओं और लेडी कोशिकाओं से बना होता है। The Leydig cell are also known as interstitial tissue found between seminiferous tubules। और जो लेडिक कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को भी हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल उत्तवक के रूप में भी जानी जाती हैं, जो सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच में पाई जाती हैं। द लेडिक सेल प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। और जो ये लेडिक सेल है, इनमें से कौन से हार्मोन उत्पन्न करती है? एंड्रोजन हार्मोन्स को जो है ये उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द एंड्रोजन हार्मोन, और उन्हीं एंड्रोजन के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका एक पार्ट है, उसको हम कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन में से एक है। ठीक है, एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ फंक्शनल ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो जो एंड्रोजन होता है वो यौन अंगों के विकास और परिपक्वता के कार्य को नियंत्रित करता है। तो ताउम्र जिस तरीके से जो है बाल अवस्था से कोई युवावस्था होती है, तो जिस तरीके से जो मेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें जो विकास होता है वो एंड्रोजन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एंड्रोजन प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब एंड्रोजन से क्या होगा? एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के डेवलपमेंट को लेकर भी काम करेगा, जो शुक्राणु हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर भी, उनके विकास को लेकर भी काम करेगा, और उसके साथ साथ द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या हो जाता है, जैसे आपके हेयर्स आने लग जाते हैं, जो ग्रोथ होने लगती है बॉडी की, उस तरीके से आपको मिलती है। अब आता है ओवरी। अब ये जो ओवरी होता है ये महिलाओं के अंदर पाया जाता है। तो अ पेयर ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑफ फीमेल। तो महिलाओं के पेट के में एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं। तो ओवरीज भी दो होती हैं और टेस्टिस भी दो ही होते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवियम। यह मुख्य महिलाओं यौन अंग है जो आंडू उत्पन्न करते हैं यानी ओवियम बनते हैं। Ovaries also act as an endocrine gland as it produce group of hormones called estrogen and progesterone। अब जो जिस तरीके से हमारे टेस्टिस जो थे, मेल की बात करें तो मेल के जो टेस्टिस थे वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहे थे, यहाँ पर आपने देखा होगा। उसी तरीके से जो ओवरीज होती हैं वो प्राइमरली जो उनका मुख्यतः जो होता है, जो वो होता है हमारा सेक्स ऑर्गन होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। तो जब वो एंडोक्राइन जो ओवरीज जो होती हैं, अंडाशय जो होती हैं, एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं, क्योंकि यह एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन नामक हार्मोन समूह उत्पन्न करते हैं। ओवरीज आर मेड अप ऑफ ओवरियल फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमेटल टिश्यूज। तो ओवरी किससे बने होते हैं? अंडाशय, अंडाशय फॉलिकल और स्ट्रोमेटल उत्तकों से बनाए होते हैं। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग ओवरियल फॉसिल्स। तो जो अब एस्ट्रोजन है, जो अब एस्ट्रोजन बढ़ते हुए अंडाशय फॉलिकल द्वारा उत्पन्न भी किए जाते हैं। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग आफ्टर ओव्यूलेशन, remains of fossil is converted into corpus luteum and secrete a hormone called प्रोस्ट्रोजन। तो ओव्यूलेशन के बाद फोकिल जो है अवशेष को कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित करता है, और उसमें से जो हार्मोन निकलता है, जो रिसाव होता है हार्मोन का, उसको हम प्रोगेस्ट्रोन कहते हैं। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉसिल्स। तो एस्ट्रोजन हमारे सेकेंडरी यानी यौन विशेषताओं को बढ़ते हुए फॉलिकल के विकास के जिम्मेदार होते हैं। प्रोस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट द थिकिंग ऑफ यूट्रस लिंक ड्यूरिंग ओवरियल साइकिल। तो प्रोस्टेरोन जो होते हैं वो गर्भावस्था को समर्थन करते हैं, यानी जो सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को। और अंडाशय के जो चक्र होता है, जो अगर हम बात करें, जो स्टिमुलेट करेंगे थिकनिंग एंड यूट्रस ड्यूरिंग ओवरियल साइकिल। तो जो ओवरियल साइकिल होती है, यानी बात करें मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है, उसमें गर्भाशय को प्रावरत को मोटा करने को उत्तेजित करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम बात करी। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो मेनली बात करी वो हमने ग्लैंड की बात करी। तो जो भी ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड होते हैं उन सबको लेकर अब हमने चर्चा कर ली है।
अब आपका काम ये होता है कि आपको जो भी बताया है उसको आप अच्छे से पढ़ो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। देखो बायो में क्या है, आधी चीज़ें समझ ली जाती है, बाकी आपको रिवाइज़ करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को याद रख पाओगे। जब एक वक़्त हम जब सारा बायोलॉजी खत्म कर देंगे तो फिर उसके बाद हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे और उससे आपको आसानी से याद कराएँगे कि ये जो टॉपिक है ये एंडोक्राइन सिस्टम से है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। जब आप चीज़ों को याद करेंगे, बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो ईज़िली जो है क्वेश्चन बना पाएँगे। तो बाकी की बातें हमारी अगली की क्लास में होंगी, तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को पढ़िए, इनको अच्छे से सीखिए और लगातार याद रखिए। देखिए न अभ्यास करेंगे तभी बायो में आप अच्छे से चीज़ों को याद रख पाएँगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही और बाकी आप इनको अच्छे से निरंतर अभ्यास करते रहिए, चीज़ों को समझते चलिए, कोई भी दिक्कत आती है तो पूछिए। अब आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी और नए विषय पे हम चर्चा करेंगे, किसी और नए अध्याय पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। तो आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आज के लेक्चर को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।